आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था क्या, और इसके बाद हम लोग क्या डिस्कवर किए थे रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट के बाद। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट माना गया आज तक की हिस्ट्री का, जिससे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग आज न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था। इसी की वजह से यही एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर का डिस्कवरी कर पाए थे। और फिर इसी के बाद एक नया ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बाद एक न्यूक्लियर फिज़िक्स नाम का नया टॉपिक स्टार्ट हो गया था, जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट करता है, जिसकी वजह से आज हम लोग एटम बम, हाइड्रोजन बम, तरह तरह का जो एटमिक एनर्जी, जो आइंस्टीन का थ्योरी, ये सब जो प्रूफ होता है सब न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। अगर न्यूक्लियस का डिस्कवरी नहीं होता तो ये सब कोई भी थ्योरी आज प्रूफ नहीं हो पाता, या फिर हम लोग इसके बारे में जानते तक नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हुआ क्या था। तो सबसे पहले यहाँ से एक अल्फ़ा पार्टिकल इमीटर था। चलिए इसको मैं येलो कलर से मार्क करता हूँ। ये एक अल्फ़ा पार्टिकल इमीटर था, ये वाला पॉइंट। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? एक हीलियम नाम का एक गैस होता है, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। इससे अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इसको +2 चार्ज दे देते हैं, तो ये सिर्फ एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचता है इसके अंदर, ठीक है। जिसके वजह से इसको हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। यही जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाला जो न्यूक्लियस बचता है, इसको हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। तो जब यहाँ से हम लोग इसको फायर करते हैं, ये एक गोल्ड फॉयल का अरेंजमेंट था, यहाँ पे एक गोल्ड फॉयल था ऐसे करके, और ये इसी पे फायर करते थे। तो उसके बाद इसको देखा गया कि क्या होता है, ये मतलब वहाँ पे देखा गया कि इसके बाद क्या होता है फायर करने के बाद। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया था अलग अलग टाइप से, लेकिन ये एक खास सेटअप था जिसमें कि ये एक स्क्रीन लगा हुआ था। इस स्क्रीन में फ्लोरोसेंट मटेरियल था, जो कि हम पहले भी थॉमसन मॉडल में देख चुके हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? जिस पे कोई भी तरह का एनर्जी पड़ता है तो वो चमकता है। तो जहाँ जहाँ रेस जाएगा वहाँ वहाँ चमकना चाहिए था इसको। तो नॉर्मल जो भी लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ये फायर होगा। अब आप लोग एक पेपर ऐसे करके एक पेपर लगाइए, उस पर एक बुलेट फायर कीजिएगा तो क्या होगा? बुलेट फायर कीजिएगा तो इसको तोड़ के, पेपर को फाड़ के और पीछे जाके दीवार में लग जाएगा। तो वहाँ भी साइंटिस्ट ने यही एक्सपेक्ट किया कि यहाँ से आएगा और ये टूटते हुए यहाँ पे आकर के एक लाइट का डॉट बन जाएगा, जिसको हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल का जो रे है वहाँ पे आके टकरा जाएगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो बहुत ही अजीब ऑब्जर्वेशन था, कि मतलब उन्होंने जो उम्मीद नहीं किया था वैसा ऑब्जर्वेशन हुआ था। ऑब्जर्वेशन क्या था, आप देखते हैं। ऑब्जर्वेशन ये था कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो बिना डेविएशन के पास कर गए, मतलब ऐसे आए और पास कर गए। गोल्ड फॉयल को कोई डैमेज नहीं हुआ था। पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गोल्ड फॉयल डैमेज हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा बीच से, थोड़ा सा छेद हो जाएगा उसमें, लेकिन किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं था। बिना डिफ्लेक्शन के वो पास कर गए। सम वेयर डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल्स, मतलब कुछ थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, थोड़ा थोड़ा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। कुछ बहुत कम थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए थे। स्मॉल एंगल्स मतलब 90 डिग्री से कम, और बहुत ही कम, लगभग 0.1 या 0.1101% रेस जो थे वो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए थे। और 1 in 20,000 रिटर्नड बैक, ठीक है। और 20,000 में से कोई एक ऐसा रे था जो वापस लौट गया था, मतलब ऐसे गया और डिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट गया। ये ऑब्जर्वेशन था वहाँ का, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकलता है? तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ वैकेंट, ज़्यादातर जो एटम का अंदर का स्पेस है वो खाली है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम विथ वेरी स्मॉल रीजन नेम्ड एज न्यूक्लियस। अब वहाँ पे था कि एक सेंटर पे, एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर कंसनट्रेटेड रहता है। जो भी पॉजिटिव चार्ज एटम में रहता है वो कंसनट्रेटेड रहता है एक छोटे से पॉइंट पे, पूरे एटम में नहीं रहता है, वो एक छोटे से पॉइंट पे कंसनट्रेटेड रहता है, और उसी को न्यूक्लियस नाम दिया गया। द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई वैकेंट स्पेसेस अराउंड द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व अराउंड इट। इसके और ये जो न्यूक्लियस है इसके आसपास ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में ऐसे करके घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया, इससे आपको क्लियर होगा कि क्या हुआ था वहाँ पे जनरली। ये जो येलो कलर का है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सब न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो ये पॉजिटिव चार्ज रहता है। और अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज रहता है। अभी बताया था 2+, उस पर 2 चार्ज रहता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा ना, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल को फायर किया गया था ऐसे करके,
तो जो ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर थे वो तो बिना डिफ्लेक्शन के पास कर गए, जैसे कि ये सब जो न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं वो डिफ्लेक्शन के बिना पास कर गए। जो न्यूक्लियस से थोड़ा सा पास से गुजरे वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब यहाँ से ऐसे करके आए और यहाँ से ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और जो और नज़दीक से आए वो और ज़्यादा डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए, जैसे कि ये देख लीजिए, ये वाला 90 डिग्री से भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि थोड़ा सा उसके फेरी में आ गया था, मतलब उससे ज़्यादा नज़दीक में टकराया था। जो नज़दीक में आया वो ज़्यादा डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए। और जो हेड ऑन कॉलिजन कर रहे थे, हेड ऑन कॉलिजन क्या होता है? हेड ऑन कॉलिजन का मतलब एकदम सीधा उसके सेंटर पे अटैक, मतलब सीधा उसके सेंटर पे कोलाइड कर रहे थे, जैसे कि यहाँ। तो ये क्या हो रहा था? ये वापस आ जा रहा था, ये यहाँ से ऐसे करके वापस आ जा रहा था। यही था 1 in 20,000, 1 in 20,000 था जो कि सेंटर पे टकरा रहा था। इसका मतलब है कि ये बहुत छोटा है। अब एक क्या बोल सकते हैं, अंधेरा वाला रूम है और उसमें एक बॉल लटका हुआ है, ठीक है, और आप पत्थर सब लोग मिलकर मार रहे हैं अंधेरे में, और 1-2 लग रहा है, मतलब 20,000 में से कोई एक पत्थर इस पर लगा। इसका क्या मतलब है कि बॉल का साइज़ बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा तब तो एक पत्थर या 2 पत्थर उस पर लग रहा है ना। अगर बहुत बड़ा बॉल का साइज़ होता तो कहीं भी मारते तो लग ही जाता उस पर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ही था जो 20,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल था जो वापस आ रहा था। तो इसके बाद क्या था, इसको बोला गया कि उसका साइज़ बहुत छोटा है तभी तो ऐसा हो रहा है ना, ठीक है। तो इनका यही था, और यहीं से न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ, जिसके आगे चल के हम लोग पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब एक सब्जेक्ट बन गया न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम लोग अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके पढ़ते हैं, एटम बॉम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ते हैं, एटॉमिक रिएक्शन पढ़ते हैं, एटम रिएक्शन कैसे करता है, वही न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको कहते हैं, एटॉमिक रिएक्शन वही हुआ। अब ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्या था, रदरफोर्ड ने सिंपली बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। कोई खास उन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि कहाँ घूमते हैं, जैसे उन्होंने सिर्फ ये बताया कि घूमते हैं, लेकिन कौन सा प्लेस पे घूमते हैं, मतलब इससे कितना दूर पे घूमते हैं, कुछ तो होगा ना उसका क्राइटेरिया कि एक न्यूक्लियस से इतना दूर पे है, दूसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस से इतना दूर पे है। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बताया कि एक इनडिफिनिट ऑर्बिट में वो लोग इलेक्ट्रॉन्स ऐसे से रिवॉल्व करते रहते हैं, कहीं भी। तो इसका प्रॉब्लम क्या था, ये कॉन्सेप्ट तो ठीक था, बहुत हद तक सही भी लग रहा था सबको उस टाइम के हिसाब से, लेकिन एक इसमें कमी था, इसमें मतलब एक बहुत बड़ा कमी था कि मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें क्या होता है ना, इसमें बोला गया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, अगर चार्ज पार्टिकल में मोशन हो तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। अगर ये घूमेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, मतलब उसका एनर्जी धीरे धीरे कमते जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, चलिए मान लेते हैं कि ये घूम भी रहा है, तो एक टाइम धीरे धीरे वो एनर्जी रेडिएट करके उसका रेडियस छोटा होते जाएगा। जैसे कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन फ़िलहाल इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, लेकिन एक टाइम तो आएगा जब इसका एनर्जी धीरे धीरे कमते जाएगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल होता है और ये एनर्जी रेडिएट करेगा, तो धीरे धीरे इसका ऑर्बिट छोटा होते जाता है, और ये एक टाइम आएगा जब ये न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो अगर अच्छे से कैलकुलेट किया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस में गिरने में 10⁻⁻⁶ सेकेंड लगेगा। मतलब कि जैसे ही सपोज़ अभी एटम बना, अभी हम कोई एटम का फॉर्मेशन किए किसी भी मेथड से, हाइपोथेटिकल हम बता रहे हैं, रियलिटी में नहीं होता है, अगर कोई भी एटम का भी हम प्रोडक्शन किए और उसके 10⁻⁻⁶ सेकेंड के बाद ही वो एटम कोलैप्स कर जाएगा, मतलब वो गायब हो जाएगा। कोई भी एटम बनाने के 10⁻⁻⁶ सेकेंड के बाद गायब हो जाता है। तो ऐसा तो जनरली होता नहीं, अगर हम लोग नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो बहुत दिन से हमारे पास है, कोई भी कॉपी पेन हर चीज़ हमारे पास बहुत टाइम से है, कभी ऐसा तो होता नहीं कि तुरंत गायब हो जाता है वो। तो ये रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, इन्होंने इसके एनर्जी के बारे में कुछ बताया नहीं कि वो स्टेबल कैसे रहता है, सिर्फ उन्होंने बताया कि वो घूमता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है, क्यों घूमता है और उसका एनर्जी स्टेबल कैसे रहता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो जब मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आया तो उसको ये प्रूफ नहीं कर पाया, इसके वजह से इसको फिर नकार दिया गया, और इसी के आगे चल के बोर ने अपना मॉडल दिया, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जिसको रदरफोर्ड बोर मॉडल भी कहते हैं।
और वही फिर आगे जाकर कुछ दिन तक वो भी ठीक चला, फिर वो भी मॉडल थोड़े दिन बाद उसको भी आदमी सब लोगों ने हटा दिया और उसको भी नहीं माना गया। तो इनका मैंने डिस्कवरी बता दिया, इससे न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था और इसका ड्रॉबैक्स क्या था रदरफोर्ड मॉडल में। काफ़ी हद तक उस टाइम सही माना गया था, पर इसका कुछ कुछ ड्रॉबैक्स था जो मैंने बताया कि ये मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को प्रूफ नहीं कर पाता है, इसके वजह से फिर इसको हटा दिया गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम।